हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का फंडा सीरीज का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज अगेन पढ़ने वाले हैं एक बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों सेल ऑर्गेनल्स। आपको याद होगा दोस्तों कि जस्ट इसके पहले का एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें हमने पढ़ाया था आपको कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और सेल के बारे में कुछ चीजें हमने बताई थी। और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि जो सेल होता है ये एक दिखने में तो बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग आंखों से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, लेकिन उसी छोटे से सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और उसी ऑर्गन्स को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीटली स्टडी करेंगे, लेकिन इसके पहले अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे लेक्चर्स सिलेबस वाले वीडियोस देखना चाहते हो, यानी कि आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हो और महाराष्ट्र बोर्ड में आप अगर 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों, जो कि आपके सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर एंड इसके अलावा सोशल स्टडीज के भी वीडियो जो हम लोग आगे लाने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो ये सभी चीज आपको पहले से ही प्रेजेंट है। यानी मैं मैथ्स और साइंस और इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो ये सब चीज आपके हमारे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट के अंदर जैसे आप एंटर हो जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। वहां पे आप डेफिनेटली जाइए, अच्छे से ढूंढिए और जो भी आपको पढ़ना है दोस्तों, पूरा का पूरा 100% सिलेबस हमने बना के रखा है। हर एक चैप्टर का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, तो आप जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हर चीज हमारे चैनल के अंदर अवेलेबल है। साथ ही मैं दोस्तों बता दूं कि इसके अलावा हमारा एक और सेकंड चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR टॉक्स। ठीक है, तो JR टॉक्स हमारा जो चैनल है उसमें हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोस लेकर आते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। यानी 9th में पहुंच गए, 10th में पहुंच गए, तो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, क्या बनना चाहिए, IAS बनना चाहिए, IPS बनना चाहिए, ये सब चीजें क्या होती है, क्या जॉब रोल होती है, अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, हर चीज हम वहां पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि लेक्चर्स के अलावा आपको जो थियोरेटिकल नॉलेज जो बुक से मिलती है, उसके अलावा रियल लाइफ में जो नॉलेज है वो भी आपको वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए चैनल को, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वहां पे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत काफी ज्यादा है। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी फॉलो करके रखना, क्योंकि वहां पे भी हम लाइव सेशन करते हैं और 1-to-1 इंटरेक्शन भी करते हैं, कभी वीक में एक बार हम लोग कर सकते हैं, तो वहां पे जरूर से मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स की अगर हम बात करें, देयर आर सो मेनी सेल्स। जैसे कि पहले मैं सेल्स की एक सेल का एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं। कल हमने स्टडी किया था कि ये हमारा क्या होता है, सेल होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स ही होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखूंगा तो नहीं, लेकिन आप जस्ट आप हियर कर लो, सुन लो यहां पे मैं क्या बोलता हूं। तो न्यूक्लियस खुद एक सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि वो सेल के अंदर रहता है, तो सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अलावा देयर आर सो मेनी अदर सेल ऑर्गेनल जो कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। ये जो हिस्सा है व्हाइट वाला आप देख पा रहे हो, जो लिक्विड वाला, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, गोल्गी बॉडीज होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, देर आर सो मेनी अदर सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो, बट आज हम लोग सिर्फ 4 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर सब एक ही दिन करा दूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग को भी थोड़ा बोरिंग लगता है। कितना भी अच्छे से अच्छा पढ़ा लो दोस्तों, एक वक्त के बाद हमें बोर लगता है। हमने भी ये सब चीज इमेजिन किया, इसके लिए मैं जानबूझ के थोड़े छोटे वीडियो बनाता हूं, ताकि आप एक बार 10 से 15 मिनट देख लो, समझ में आ जाएगा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा तो कंटिन्यूस पढ़ना डिफिकल्ट होता है। हमने भी इंजीनियरिंग की हुई है यार, 3-3 घंटे का लेक्चर हमने भी अटेंड किया हुआ है, तो मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि आप लोग पे भी क्या बीतती होगी जो 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो हम वैसा नहीं करते, हम ज्यादा से ज्यादा 15 to 20 मिनट्स तक बनाते हैं, उससे ज्यादा थोड़ा सा जाएगा तो 25 मिनट्स टू हाफ एन आवर, उसके ज्यादा हम लोग कभी वीडियो बनाए नहीं आज तक। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। तो शुरुआत करते हैं, और आज जो हम लोग 4 ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, उसमें से सबसे पहला हमारे लिए ऑर्गेनल्स ये है दोस्तों, जो खुद यहां पे आपको दिख रहा है, क्या नाम है इसका, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है और उसके फंक्शंस के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे कि क्यों सेल में वो चीज प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, हर चीज आपको यहां पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने बोला न्यूक्लियस की, तो हेडिंग डाल देते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस फर्स्ट वन। ठीक है, न्यूक्लियस, यू होता है स्पेलिंग, न्यूक्लियस। ठीक है, स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना, न्यूक्लियस की स्पेलिंग क्या है। ठीक है, न्यूक्लियस यही होता है, समझ में आ रहा है। अब ये जो न्यूक्लियस है दोस्तों, सबसे पहले एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था कि जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमारे बॉडी जो होती है, हमारे पूरे बॉडी को मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, सबका जवाब आएगा, 99.9% जवाब आएगा, ये जो हिस्सा है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन, दिमाग। जो दिमाग है अगर नहीं होता एक इंसान के पास तो वो इंसान नहीं होता, वो भी एक किसी लाइक जानवर कहलाता है। और ऑब्वियसली जानवर में भी दिमाग होता है, ऑब्वियसली हर एक बात है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स को छोड़ के, हर एक के पास क्या होता है, खुद का एक ब्रेन होता है।
एंड वो ब्रेन से वो क्या करता है, पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ये भी आप जानते होंगे। तो सेम इसी प्रकार जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स का भी पूरे बॉडी का जो कंट्रोल करता है, जो पूरा जो भी उसमें मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी चीजें उसके अंदर एक्टिविटीज जो हो रही है, वो पूरे चीज को जो कंट्रोल करता है वो कौन हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो मेन फंक्शंस यहां पे मैं लिखाऊंगा, ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, आप सभी को पता है कि हम ज्यादा लिखाते नहीं है, लेकिन आप लोग अगर नोट्स बनाना भी चाहते हो तो जो हम लिखाते हैं उसको नोट डाउन करो, जो मैं बोलता हूं उसको सुन के अच्छे से नोट डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नोट्स बन जाएगा और एट द सेम टाइम आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरह से आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देते हैं। तो सबसे पहला न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा कि जैसे मैंने बोला क्या करता है न्यूक्लियस, कि वो कंट्रोल करता है सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होता है, चाहे वो एनर्जी बनाने से लेके हो, चाहे वो ऑस्मोसिस हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें होती है सेल के अंदर, ठीक है ना, कभी वो डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन जो भी सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा होगा वो सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाता है। और ये मेटाबॉलिटीज को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल का। एंड साथ ही में एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम है न्यूक्लियस का, जो कि होता है सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना। सभी को पता है सेल डिवीजन, आपने शायद लेक्चर्स अगर हमारे देखे होंगे तो एक मैंने टॉपिक लिया था सेल डिवीजन, साइंस के फंडा में नहीं लिया था, मैंने लेक्चर्स में लिया था, यानी कि जब हम रेगुलर लेक्चर्स लेकर आते हैं आपके लिए जो आपके सिलेबस का होता है, तो उसमें मैंने आपको एक सेल डिवीजन का टॉपिक पढ़ाया था। तो आपको अगर याद होगा कि सेल डिवीजन एग्जैक्टली क्या होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं याद है ना तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि हम आपको अभी भी बता देंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। और अगर आपको चाहिए सेल डिवीजन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अलग से साइंस का फंडा सीरीज के अंदर मैं लेके आ सकता हूं, लेकिन कमेंट करके आप लोग जवाब दोगे तभी, ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि आप लोग को सेल डिवीजन के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए क्या। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा सेल डिवीजन होता क्या है। जैसे कि हम जब पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, मैं ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करता हूं ज्यादा, कोई भी एनिमल ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, तो दुनिया में आता है तो छोटा सा होता है, इतना सा बेबी होता है बच्चा, ठीक है ना। तो छोटा सा बेबी होता है एंड वो छोटा सा बेबी धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होते होते एक बड़ा इंसान बन जाता है। जैसे कि मैं अभी बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया हो, ठीक है, बड़ा हो गया हो। लेकिन जो बड़े और भी बड़े हैं, लाइक वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब छोटा होता है तो इतना सा ही होता है। अब वो इतना सा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे, यानी जो ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था ना कि पूरा शरीर किससे बनता है, सेल से बनता है, सेल से ही बनता है ना, कहां गया ये सेल है ना, सेल से ही बनता है। तो सेल जो है सबसे छोटा चीज है, लेकिन अगर कोई इतना छोटा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कितने सेल होंगे, लेट्स सपोज 1 लाख सेल होंगे, इमेजिन के तौर पे पकड़ लो कि इतना छोटा सा बेबी के अंदर 1 लाख सेल है, यानी कि वो बेबी किससे बना हुआ है, 1 लाख सेल से बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी साइज भी बढ़ती है, किसकी साइज बढ़ती है, बेबी की साइज बढ़ रही है। तो जब बेबी की साइज बढ़ रहा है, समझ लो वो 2 साल का हुआ, 4 साल का, 10 साल का, फिर 20 साल का हो गया, तो क्या उसकी हाइट उतनी होती है कि नहीं, हाइट भी बढ़ती है, बॉडी भी बढ़ती है, अंदर के ऑर्गन है वो भी सब बढ़ते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो बॉडी है वो बढ़ रहा है, तो बॉडी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो सेल्स होंगे वो भी बढ़ रहे होंगे, यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो जब बेबी था तो 1 लाख सेल हुआ होगा, लेकिन जब बड़ा हो गया तो उसके अंदर हो सकता है करोड़ों सेल हो सकते हैं, है कि नहीं। तो नंबर क्या हो रहे हैं, सेल के बढ़ रहे हैं। तो सेल नंबर कैसे बढ़ाता है, डिवाइड करके, खुद ही सेल आपस में डिवाइड करता है। 1 सेल 2 बनाता है, 2 सेल आपस में डिवाइड करके 4 बना लेता है, 4 सेल आपस में डिवाइड करके 8 बना लेता है। इसी प्रकार 8 से 16, 32, 64, 128, 356 ऐसे करते 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 मिलियंस में फैल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा बताया क्योंकि आपको ये टॉपिक एक्चुअली बहुत बड़ा है, डिटेल में बताऊंगा तो आज का लेक्चर और साथ में एक और लेक्चर लेना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकता हूं साइंस के फंडा के अंदर, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओगे तभी, ठीक है। ये 2 चीज समझ में आया, यानी न्यूक्लियस का काम क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल में होती है उसको कंट्रोल करना, सेल डिवीजन करवाना, ये हो गया। और साथ ही में इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो कि है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, वो भी कहां से लेके, फ्रॉम पेरेंट्स से लेके कहां तक, ऑफस्प्रिंग तक। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होते हैं, बच्चा लोग। पेरेंट्स मतलब हमारे माता पिता, और ऑफस्प्रिंग मतलब हम लोग, बच्चे लोग, ठीक है। तो जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक क्या पहुंचा रहा है, वो ट्रांसमिशन कर रहा है किसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में। आप बोलोगे सर कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर करेगा, होता है यार, हमारे अंदर जो भी गुण है, जो भी कैरेक्टर्स है, चाहे वो आंख का शेप हो, नोज का शेप हो, लिप्स का शेप हो, चीक का शेप हो, फेयर है कि नहीं, काले हैं, गोरे हैं, पीले हैं, कैसे हैं, उसका शेप हो, हेयर का स्ट्रक्चर हो, बॉडी का अपीयरेंस हो, सब चीज हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर आता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द डीएनए ट्रांसफर, यू नो दैट। आपने 10th में जब लेक्चर्स हमने पढ़ाया था तो शायद आपने अटेंड किया होगा, अगर तो आपको समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। तो डीएनए ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू। क्रोमोसोम्स किसमें होता है, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, करेक्ट है। तो ये सब चीज जब न्यूक्लियस जब आपस में डिवाइड करता है और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसके थ्रू क्या होता है, डीएनए भी ट्रांसफर होता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस की वजह से क्या हो रहा है, आप लोग का जो कैरेक्टर्स होता है पेरेंट्स का, वो उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। बस इतना बेसिक तौर पर याद रखो। ये था न्यूक्लियस के बारे में फंक्शन, यानी कि न्यूक्लियस क्या काम करता है एक सेल के अंदर, समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। तो न्यूक्लियस का फंक्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना यहां पे मुझे
यकीन है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ यहां पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस आपको समझ में आ गया। अभी एक और यहां पे मैं सेल ऑर्गेनल को लेके आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब आप बोलोगे सर ये नाम सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना लग रहा है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और एक होता है रफ। डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा देख लो यहां पे। हाँ, क्या चल रहा था हमारा सेकेंड टॉपिक ना। सेकेंड टॉपिक का नाम है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेना इसको। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है, ये इसका काम क्या है, इसका मेन काम है सेल को सपोर्ट देना। अब आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल है, ये सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, एक फ्रेमवर्क होता है। जैसे हमारा शरीर का एक ढांचा है, ढांचा मतलब फ्रेमवर्क है ना। कैसे आया, स्केलेटन की वजह से। अगर हड्डियां नहीं होती, कंकाल नहीं होती हमारे शरीर के अंदर, तो हम क्या इंसान जैसे दिख पाते? हम तो पूरे मोमबत्ती होता है कैसे पिघल के गिर जाता है, वैसे हमारा जो स्किन होता वो भी पिघल के गिर जाता, हड्डी नहीं होता तो। लेकिन वो हड्डी की वजह से हमारा ये हाथ है, ठीक है ना, सर घुमा पा रहे हैं, ठीक है ना, शेप जो आया है, स्कल, हमारा जो फेस है, फेस में मैं राहुल सर ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना, राहुल सर ऐसे दिखते हैं, तो उसका वो कैसे आया, वो हड्डियों के वजह से आया, क्योंकि उसका स्कल जो है, इसके पीछे जो बोन है, हड्डी जो है, स्कल जिसको बोलते हैं, खोपड़ी, खोपड़ी बोलते हैं ना, तो खोपड़ी जो है दोस्तों, वो खोपड़ी का एक शेप था, इसके लिए मैं ऐसा दिख रहा हूं, उसके ऊपर बस चमड़ी लगाया हुआ है। वैसे अलग अलग इंसान का अलग अलग खोपड़ी डिजाइन होता है, उसके ऊपर चमड़ी लगता है, तो इसके लिए वो अलग दिखते हैं। इसी प्रकार यहां पे जो सेल होते हैं, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, लगभग इस तरह से पैटर्न होता है। कभी डिटेल में इसका डायग्राम भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट होता है, जो कि क्या करता है, सेल को एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार करता है, जिसकी वजह से जो सेल है उसका शेप जो है वो आता है। अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं होता तो उसका शेप नहीं आता, यानी सेल का शेप का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता। ये था उसका पहला फंक्शन, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट क्या बोला मैंने, फ्रेमवर्क किसका, सेल का, ठीक है। फ्रेमवर्क यहां पे अगर मैं बात करूं, फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सेल, सेल को क्या करता है, सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सेल। तो ये पहला फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। दूसरा फंक्शन ये है दोस्तों कि ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, इट फ्लशेस द टॉक्सिन्स आउट ऑफ द बॉडी। यानी कि ये क्या करता है, देखो ध्यान से, फ्लश आउट द टॉक्सिन्स, फ्लश आउट द टॉक्सिन्स आउट ऑफ द बॉडी। आप लोग इसको साथ साथ में लिख सकते हो, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि सर नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया करो। देखो अलग से नोट्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और टाइम जाएगा, तो उतना टाइम फिलहाल में अभी नहीं है, क्योंकि आपके लिए रोज वीडियोस बनाते हैं हम लोग। तो जैसे ही थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, आपके लिए अलग से नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, कोई चार्जेस भी नहीं लूंगा, इतना याद रखो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में जो भी चीज मैं लिखाता हूं ना, वो अगर आप सिर्फ नोट डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो अभी हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक की सेकेंड फंक्शन की, जो कि मैंने बोला, क्या बोला दोस्तों, इट फ्लशेस आउट द टॉक्सिन्स आउट ऑफ द बॉडी। यानी कि क्या कर रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होते हैं, वो हमारे सेल्स के अंदर जब टॉक्सिन्स आते हैं, टॉक्सिन्स यानी क्या होता है, कुछ भी जहरीला पदार्थ। अब जहरीला मतलब पॉइजन की बात नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे, ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन कहां जा रहा है, एंड टू एंड सेल में जा रहा है। मैंने प्रोसेस बताया था एनर्जी प्रोडक्शन के वीडियो के अंदर कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स में जाता है, लेकिन लंग्स के थ्रू कहां जाता है, ब्लड के थ्रू होकर वो सेल्स में ही पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हो सकता है कुछ हार्मफुल केमिकल गैसेस जो हमारे लिए टॉक्सिन्स के बराबर है वो अंदर चले गए हों, ठीक है। हम खाना खाते हैं उसके थ्रू चले गए, हम पानी पीते हैं उसके थ्रू चले गए हों, ठीक है ना। तो कहीं से भी वो टॉक्सिन जो है वो सेल के अंदर चले जा सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, वो टॉक्सिन्स को पानी में डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि सेल के पास भी खुद का एक वाटरी लिक्विड होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वाटरी बेस में उसको डिसॉल्व करके और उसको जो सेल होता है, सेल का जो बॉडी होता है, उसके बाहर वो टॉक्सिन्स को रिलीज कर देता है। यानी कि इन शॉर्ट इट फ्लशेस आउट। फ्लश मतलब क्या करना, उसको बहा के निकाल देना, ठीक है। जैसे हम लोग रोज सुबह सुबह वॉशरूम में जाके फ्लश करते हैं, करेक्ट है, आपको पता होगा। तो वैसे ही सेम इसी प्रकार ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये भी क्या करता है, सेल के अंदर जो भी गंदगी आएगी, टॉक्सिन्स आएगी, जहरीला पदार्थ आएगा, उसको फ्लश करके, पानी के साथ फ्लश करके बाहर निकाल देगा सेल के बाहर। क्लियर है, समझ में आ गया। और एक चीज यहां पे समझ लो कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है ना, स्मूथ होता है, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हम लोग कभी और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। लेकिन आज हमारा साइंस का फंडा चल रहा है ना, हमारा लेक्चर नहीं चल रहा है, तो साइंस के फंडे में हम बेसिक चीजें बताते हैं, ठीक है ना, अंदर ही अंदर ट्रिक्स वाली चीजें बताते हैं जो आपको ऊपर ऊपर से याद रहा है। लेकिन डिटेल में तो आप लेक्चर्स में जो चैप्टर आपका चलता है उसके अंदर तो हम बताते ही हैं। इसके लिए मैं साथ साथ में बोलता हूं कि ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपके लिए जितने लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस अपलोड करके रखा है, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अभी से सब देख के रखो, ताकि आप लोग जो है सबसे आगे निकल पाओ अपने पूरे के पूरे क्लास में, और अपने पूरे के पूरे जनरेशन में भी निकल जाओगे। ट्रस्ट मी, बहुत आगे निकल जाओगे अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक।
क्या नाम था दोस्तों इसका? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, समझ में आ गया। अभी एक और बहुत ही फेमस सेल ऑर्गेनेल है, बहुत फेमस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितने बार भी आप लोग जब सेल ऑर्गेनेल का नाम सुनोगे ना, तो ये जो टॉपिक है, आई मीन टू से, ये जो अभी मैं कराने जा रहा हूं सेल ऑर्गेनेल, इसका जो नाम है ये आप लोग हमेशा सुनोगे, बहुत फेमस नाम है इसका, जिसका नाम है दोस्तों गोल्गी बॉडी। यार क्या है ये गोल्गी बॉडी, क्या होता है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गोल्गी बॉडी क्या होता है। तो गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है? गोल्गी बॉडी ना एक गोनी जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सेल के अंदर क्या होता है ना, ऐसे बैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बैग जैसे अपना कैसा गोनी होता है, गोनी में हम लोग सामान रखते हैं, चावल गेहूं गोनी के अंदर रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं डायग्राम तो खुद से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, समझ लो, इमेजिन कर लो, या फिर आप बुक्स में देख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ये सेल के अंदर कैसा एक सैक लाइक गोनी जैसा छोटे छोटे होते हैं, बहुत दिखाई नहीं देंगे अपने आंख से, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए। तो वो गोनी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये गोनी जैसे स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कुछ स्टोर करने के लिए काम आते हैं। तो बेसिकली यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो गोल्गी बॉडीज होते हैं ना, ये सिक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। सिक्रीटरी मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करेंगे? जैसे हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ना, यहां पे अंदर सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, हमारे अंदर जो सलाइवा निकलता है, जो थूक बोलते हैं ना हम लोग, सलाइवा, तो सलाइवा जो निकालता है वो सिक्रीट कर रहा है। तो सेम इसी प्रकार ये जो गोल्गी बॉडी होते हैं, ये भी क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो इसके लिए इसको सिक्रीटरी ऑर्गन ऑफ सेल कहा जाता है। ये क्या है? सिक्रीटरी ऑर्गन ऑफ सेल। ठीक है, याद रखना, गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड एज द सिक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। और ये एक और काम करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो क्या क्या काम करता है ये गोल्गी बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे सेल का आपको मैंने बताया था कि ये सेल है, अगर समझ लो ये क्या है, अगर सेल है, ये सेल है ना, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि सेल का एक सबसे बाहरी परत होता है, एक लेयर होता है, सबसे बाहर वाला एक लेयर होता है। तो ये जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल वॉल बोलते हैं। मैंने बताया था कल के दिन, यानी कि इसके प्रीवियस वीडियो में जब हमारा ये टॉपिक चल रहा था। तो ये जो सेल वॉल होता है ना दोस्तों, ये कौन बनाता है? यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये गोल्गी बॉडी जो है, ये आपको हेल्प करता है फॉर्मेशन करने के लिए। ये सेल वॉल जो है, इसको बनाने के लिए तैयार करता है, हेल्प करता है। ये चीज ध्यान में रखना। समझ में आया? अब सेल वॉल के अलावा एक और काम करता है, जिसका नाम है दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाता है। व्हाट डू मीन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बताया था मैंने। ठीक है, सेल वॉल के जो अंदर वाला लेयर होता है, इस साइड वाला, अंदर की तरफ से जो लेयर होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको। तो ये बनाने में काम आता है। यानी कि गोल्गी बॉडी क्या है, ये आपको समझ में आया, एक सिक्रीटरी ऑर्गन है, गोनी जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिक्रीटरी ऑर्गन है सेल का, और साथ में हेल्प करता है सेल वॉल को बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, क्लियर है? ओके, अब चलते हैं आज के आखिरी सेल ऑर्गेनेल। वैसे तो और भी बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ 4 ही पढ़ने थे, 3 मैंने करा दिया। चौथा और आखिरी सेल ऑर्गेनेल ऑफ टुडे जो कि है दोस्तों हमारा लाइजोसोम्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये लाइजोसोम, इसको समझ लेना, आपका आधा से आधा जो सेल ऑर्गेनेल जो है वो यहां पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लाइजोसोम्स। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइजोसोम्स नाम का जो सेल ऑर्गेनेल है, ये क्या है? माफ करना, सेल ऑर्गेनेल लिखने जा रहा था मैं एक्चुअली। क्या नाम है बोला मैंने? लाइजोसोम्स। ठीक है, तो लाइजोसोम्स देख लेते हैं। लाइजोसोम्स, ओके। तो ये जो लाइजोसोम्स है, ये है क्या, पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइजोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, जो सेल में प्रेजेंट होता है, एंड वो हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रॉय। क्या डिस्ट्रॉय करता है यार? डिस्ट्रॉय करता है, कुछ तो डिस्ट्रॉय करता है। सेल में प्रेजेंट है और कुछ डिस्ट्रॉय करता है। क्या डिस्ट्रॉय करता है? इट हेल्प्स इन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस। यार बहुत खतरनाक चीज है यार, ये तो बवाल चीज निकला है। तो बैक्टीरिया एंड वायरस को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि एक इमेजिनेशन सिचुएशन है कि इन केस अगर कोई सेल है, ठीक है ना, कोई भी सेल है, तो सेल के ऊपर भी कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस अटैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर अभी अभी एक वायरस अटैक कर रहा है, तो वो कहां अटैक करता है? सेल के अंदर ही करेगा ना जाके। एक सेल है ना, एक वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 वाला वायरस, तो क्या करता है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाता है, तो कहां जाता है? सेल्स में ही जाता है, उसको डैमेज करता है। करेक्ट है? यानी कि इन शॉर्ट बैक्टीरिया एंड वायरस जो सेल्स को जाके अटैक करते हैं, अटैक सेल्स, यानी सेल्स को जो अटैक करते हैं उसको यहां पे डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन आप सोचोगे कि सर हमारे अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पाए? सबको नहीं कर पाता, उसका भी एक कैपेसिटी है। करेक्ट है ना? अगर उसका कैपेसिटी हार गया, जैसे 2 सोल्जर है, एक यहां पे सोल्जर है, एक यहां पे सोल्जर है। यहां पे जो सोल्जर है ये हमारे शरीर के अंदर है, और ये जो बाहर का सोल्जर है, वायरस नाम का जो सोल्जर है, वो बाहर से आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है। तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर हावी हो जाएगा, इसीलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। करेक्ट है? लेकिन ये जब भारी पड़ जाएगा तो ये इसको ठीक कर देगा, खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, हम ठीक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम बीमार पड़ते हैं
और इसी प्रकार हम ठीक भी होते हैं। क्लियर है? बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है इसका? समझ में आ रहा है? तो इतना याद रखना है कि लाइसोसोम क्या है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करता है जो हमारे सेल के ऊपर अटैक करते हैं। बस इतना आप लोग को अभी फिलहाल में याद रखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, अब और क्या फंक्शन हो सकता है इसका? सोचो और क्या फंक्शन हो सकता है। तो बेसिकली और अगर मैं फंक्शन की बात करूं, एक और बहुत ही ज्यादा फेमस फंक्शन है इसका कि जब भी कोई सेल, अभी ऑब्वियसली ये सेल है, तो सेल कभी कभी क्या हो सकता है, बुढ़ा भी हो सकता है। अब बोलोगे सर सेल कैसे बुढ़ा होता है? ऑब्वियसली हर एक का एक टाइम जोन होता है, एक लिमिट होता है। हमारे सेल्स भी डेड होते हैं, डेड सेल्स आपने नाम सुना होगा। चमड़ी झुर्री पड़ जाती है ना, चमड़ी में ओल्ड हो जाती है चमड़ी, ठीक है, देखा होगा आपने, चमड़ी सूख के निकल जाती है, फिर नया नया चमड़ी उसके ऊपर से लेयर आ जाता है। तो ऑब्वियसली मतलब वो सेल्स है, सेल्स बनते रहते हैं, नए बनते हैं, मरते हैं। और नॉर्मली मेरे को इतना याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा एक अंदाजा है, ये आप लोग सर्च करना, आप लोग के लिए होमवर्क भी दे रहा हूं, कि एक सेल होता है ना, उसकी जो लाइफ होती है वो 30 दिन के आसपास होती है। एक महीना एक सेल जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है, उसके जगह पे नया सेल आता है। लेकिन वो मर जाता है, देखो सवाल, टॉपिक यही है, टॉपिक पे आ रहे हैं वापस से। सवाल ये है कि जब मर जाता है तो जाता किधर है? सेल्स जब मर जाते हैं, बाहर की तो चलो चमड़ी हम लोग निकाल के हम लोग उसको निकाल देते हैं हाथ से, ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अंदर के सेल्स कहां जाते होंगे? ऑब्वियसली एक हमारे पास लाइसोसोम्स नाम का जो सेल ऑर्गेनेल है, उसका काम यही है कि जब सेल ओल्ड हो जाता है या फिर किसी वजह से डैमेज जब हो जाता है, तो ये जो लाइसोसोम है ना, ये क्या करता है? बर्स्ट हो जाता है। लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स स्पेलिंग, हाँ, लाइसोसोम्स जो है ये क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है। ब्लास्ट जैसे होता है ना, वैसे अंदर सेल के अंदर वो बर्स्ट हो जाता है, और उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पता है, एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो लाइसोसोम जो बर्स्ट होता है तो उसके अंदर एक तरीके से एंजाइम्स होता है, और वो एंजाइम्स क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व मतलब घुल मिल कर देना, मतलब उसको जैसे जैसे पानी में शक्कर कैसे घुल मिल जाता है, उसी प्रकार ये एंजाइम्स डिसॉल्व कर देता है। किसको? ओल्ड सेल को, या फिर जो डैमेज सेल होते हैं उसको वो खुद से क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है, या फिर इन शॉर्ट उसको खा जाता है, यानी कि डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है पूरा, यानी कि इन शॉर्ट उसको खा जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ यहां पे? टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ओवरऑल इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो लाइसोसोम है ये जब फटता है तो एंजाइम्स जब रिलीज होते हैं, तो वो एंजाइम्स जो भी उसके अंदर ओल्ड या फिर डैमेज सेल प्रेजेंट है वो उसको क्या करेंगे? डिसॉल्व कर लेंगे, एंजाइम्स उसको डिसॉल्व कर लेगा, या फिर इन शॉर्ट डाइजेस्ट कर लेगा। एंड इसका मतलब यह होता है कि लाइसोसोम्स स्पेलिंग में बार बार गलत लिख रहा हूं, लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स जो होता है, इट डाइजेस्ट देयर ओन सेल, खुद के ही सेल को खा जाते हैं, यानी कि खुद का जो डैमेज सेल होता है दोस्तों, उसी को वो क्या करते हैं? खा जाते हैं, यानी कि लाइसोसोम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अब दोस्तों खुद का सेल वो खुद ही खा लेगा, तो इसीलिए ये जो लाइसोसोम है एक वर्ल्ड वाइड फेमस नाम से फेमस है, ठीक है ना, बहुत ही एक फेमस नाम है, और उससे ही उसको जाना जाता है। और आपको शायद फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज वगैरह में पूछता भी है कि लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश, तो इसीलिए लाइसोसोम को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग यानी एक बैग है सुसाइडल वाला, यानी कि उसके पास जो जाएगा वो सुसाइड कर लेगा, ऐसा वाला बैग है। यानी कि इन शॉर्ट यही हो रहा है ना कि जो ओल्ड और डैमेज सेल थे, लाइसोसोम जो बर्स्ट हो रहा है तो उसके एंजाइम उसके ही खुद के सेल्स को खा जा रहे हैं, डाइजेस्ट कर ले, खत्म कर रहे हैं। इसी प्रकार ओल्ड सेल और डैमेज सेल जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए ये जो लाइसोसोम्स है इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें एंड ऑलमोस्ट 4 टाइप जो हमने पढ़ाया आपको, 4 टाइप के सेल ऑर्गेनेल जो हमने पढ़ाया। क्या था? पहला याद आ रहा है आपको? सबसे पहला हमने देखा न्यूक्लियस, उसके बाद देखा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके बाद देखा गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। चौथा हमारा लाइसोसोम्स, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स है, प्लास्टिड्स है, ऐसे सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, बचा हुआ है अभी भी, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। यानी कि एक और साइंस का फंडा वीडियो सीरीज लेके आऊंगा जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स के आगे का जो चीजें हैं उसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। लेकिन बस आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आज जो चारों सेल ऑर्गेनेल्स मैंने पढ़ा है आपको कैसा लगा है, समझ में आया कि नहीं, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे फ्यूचर में तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।